चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम बिल्कुल टाइम पे हैं, हमेशा जैसे टाइम पे रहते हैं वैसे ही आज भी हम टाइम पे हैं। आप लोग भी टाइम पे आ जाओ, फिर क्या करते हैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल लास्ट क्लास में सोमदेव जी चल रही है क्लास। अच्छा, कौन सी क्लास नहीं चल रही सोमदेव जी, बताएंगे क्या? वो आपने, अच्छा शायद लगता है शेड्यूल जब से चेंज हुआ है आप लोगों ने नया शेड्यूल चेक नहीं किया होगा। हम अब जो है 8 PM से लेकर के 9:30 PM तक लाइव रहते हैं आजकल, जब से हमने नया शेड्यूल लगाया है। तो इस बात को याद रखिएगा और यहीं से हमको चलना है। अभी देखो, आप लोगों को मालूम है कि MP में जो वैकेंसी आई और उसके बाद पुलिस वाला थोड़ा सा नोटिफिकेशन आप लोगों का आगे खिसक रहा है। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर इस तरह आगे जा रहा है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। और कुछ जो है साथ में फॉरेस्ट सर्विसेज को लेकर के कि कैसे हम फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्या करें, प्रिपेयर करें, जिससे जो है हमारा फॉरेस्ट सर्विसेज में हो जाए, जो लोग उस सेक्शन में अपना फॉर्म फिल कर रहे थे। तो देखो, आप लोग पहली बात याद रखो कि जब आप फॉरेस्ट सर्विसेज देने जाते हो तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको पेपर 2 की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों का स्कोर पेपर सेकंड में अच्छा नहीं है तो आप इस बात को मान करके चलिए कि आप क्या नहीं कर पाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखो कि ये वाला जो पेपर 2 है, अगर पेपर 2 में आप 80 प्लस हैं, 80 प्लस का नंबर मत सोचिएगा, 80 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और दूसरी तरफ अगर आप कम से कम भी रह जाते हैं और कम से कम मान लेता हूं 65 प्लस हैं, तो भी आपकी एक संभावना बनी रहती है। लेकिन इस वाले पे आप चाहो तो यहां पर आप कहां तक जा सकते हो, 90 प्लस तक भी स्कोर कर सकते हो पेपर 2 में। तो पेपर 2 को याद रख करके चलिए, और पेपर 2 पे अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। तो जिसका भी साइंस सेगमेंट है, मैथ्स सेगमेंट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आप सभी को उसके साथ चलना है और अपने आप को क्या करना है, जॉब दिलानी है। और देखो, आप इस बात को याद रखो कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज है हमारा, उसका एग्जाम सबसे इजी होता है। उसका एग्जाम इजी इसलिए है क्योंकि आपके पास मेंस में भी क्या होगा, MCQ होंगे। तो MCQ दोनों जगह आपको मिलेगा, आपको रिटर्न वर्क नहीं करना है। अगर रिटर्न वर्क से आप बचना चाहते हो तो यही सेगमेंट आपको क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा, रिटर्न वर्क से आप बच जाओगे। तो रिटर्न वर्क से जितना ज्यादा बचोगे उतना ज्यादा आप सिक्योर होगे, मतलब आपको MCQs पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो उस बात को याद रख करके चलिए और वहां से क्या करिएगा, आगे चलिएगा। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमौली द्विवेदी जी आपका। बिल्कुल, रूपाली जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर रूपाली जी, आपसे शायद मैं पहली बार लाइव रूबरू हो रहा हूं, आप पहली बार दिखाई दिए। शायद आप नए बच्चे हैं। जल्दी से जल्दी क्या करिए, कवर करिए। आप लोगों के पास एग्जाम है और जल्दी से जल्दी बातों को याद रखिएगा और सभी बातों को आप लोग क्या करिए, नोट डाउन। और जो PDF मैंने अपलोड किए हैं ये भी देखिएगा, कि कुछ PDF में मैंने क्या किया है, करेक्शन किया था बाद में लाइव क्लास में, तो उसे भी याद रखिएगा क्योंकि वो अपडेटेड नहीं था। तो अगर आप लोगों को PDF में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को नंबर दिया हुआ है बहुत सारी क्लासेस में, आप वहां से नंबर उठा सकते हैं और नंबर उठा करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास आपकी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग तैयार कर रहे हैं। और देखो, हाँ रुद्रा जी थैंक यू। चलिए रुद्रा जी, आप लोग और इस बात को याद रखो कि MCQs ज्यादा से ज्यादा करो। मैंने आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट कहे हैं। एक तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूं, एक आपको चलना है TMH के साथ, और एक आपने देखा हुआ है पुणेकर आता है मध्य प्रदेश को लेकर के। इनके आपको क्या करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं। और MPG के इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। देखो, कुछ बातें जैसे मैं आप लोगों को पत्र पत्रिकाएं या जो छोटे मिसलेनियस टाइप के टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट हैं वो नहीं बताया, तो उन बातों को भी आप लोगों को याद रख करके चलना है। अच्छा, बैच की वैलिडिटी 28 फरवरी तक थी और मैंने उसे बढ़ाने के लिए कह दिया है, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। शायद मैंने बात की थी, कई बच्चों ने कहा, तो मैं उसे क्या करूंगा पंकज जी, बढ़वा दूंगा। बिल्कुल।
उसे भी बढ़ाने के लिए मैं बात कर चुका हूं और बोल चुका हूं। अगर आप लोगों को और कोई दिक्कत होगी तो आप कभी भी बता दीजिएगा, वो हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 28 फरवरी तक उसकी वैलिडिटी है और उसे मैं इंक्रीज करा दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन मैं सिलेबस कंप्लीट करूं उसके 6 महीने बाद तक रहने दीजिएगा, तो उन्होंने कहा सर फिर आपको तुरंत बताना था उसी टाइम पर कि कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी। तो मुझे नहीं मालूम था इस विषय में, लेकिन मैंने अभी बात की है मैनेजमेंट से, उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, आप लोगों ने देखा भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखा हुआ है। इसी प्रकार से हमको भारत के स्वतंत्रता संग्राम को न देखते हुए बल्कि उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ठीक है, इस बात पर फोकस करना है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या हो रहा था, ये बातें हमें देखना है। अच्छा, पुणे का ऑर्डर किया, बहुत बढ़िया, उससे जो है करते रहिए रुद्रा जी। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम क्या करते हैं, नेशनल मूवमेंट को देखते हैं किसके साथ, नेशनल मूवमेंट के साथ, तो हमको मध्य प्रदेश कहीं पर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहां पर देखते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश में आकर के देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमको मध्य प्रदेश में जो है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल देखने को मिलता है। और इस स्ट्रगल में आपको मध्य प्रदेश की बहुत सारे घटनाक्रम भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नेशनल स्ट्रगल को कहां पर देखना है, इसको आपको देखने की कोशिश करनी है चल करके कहां पर, इन मध्य प्रदेश। तो आज की हमारी हेडिंग क्या होगी, नेशनल मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे होंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, एमपीपीएससी लिखना है, मेंस लिखना है, तो आप एक काम करिएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका मेंस है इस बार या अभी आप प्रीलिम्स से अपेयर होने वाले हैं तो उस हिसाब से आप मुझे बताइएगा और आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आ जाओ और हेडिंग डाल दो, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या नेशनल लेवल पर बात आती है स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, तो हमें मालूम है कि हम स्वतंत्रता संग्राम की बात कब से स्टार्ट करते हैं, इन द ईयर ऑफ 1885। देखिए, इससे पहले जब मैंने आपको बताया था एक ईयर हमने देखा, इन द ईयर ऑफ 1857। 1857 में हुआ 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ठीक है, मैं डाल दूंगा पंकज जी, हाँ बिल्कुल डाल दूंगा, बिल्कुल टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चलिए, 1857 की क्रांति की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, इसके जब हम परिणाम जाकर के देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो 1857 का परिणाम हमारे लिए भले ही उस समय क्या था कि ये परिणाम, हम कहते हैं कि इसके परिणाम हमको तात्कालिक रूप से दिखाई नहीं देते, बल्कि इसके परिणाम हमको चल करके आगे दिखाई देते हैं। और आगे किस रूप में दिखाई दिए, भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। जो हमारी राजनीतिक चेतना थी, इस राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और हमें इस बात के बारे में पता चल गया कि अगर हम सही तरीके से क्या करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम करते हैं, या सही तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, आगे चल करके अपने देश को स्वतंत्र करा पाएंगे। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति की एक सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वो आपको भूमिका कैसी दिखाई देगी, उस भूमिका में अगर आप जाते हैं तो 1857 की क्रांति एक मील के पत्थर के रूप में दिखाई देती है, जो हमेशा जो है आंदोलनकारियों को आंदोलित करती रही। और राष्ट्रवादी कवियों ने क्या किया, उस पर जब कविताएं लिखना चालू की और उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, इससे सभी के सभी जितने भारतीय थे उनके अंदर एक विश्वास पनपा कि हम क्या करेंगे, हम आगे चल करके स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। रुद्रा जी, अच्छा मेंस, अच्छा मेंस के लिए आपको बुक सब्जेक्ट वाइज बता दीजिएगा और आप एक काम करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और बुक की लिस्ट लंबी है तो मैं आपको बता दूंगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आकर के। अब देखिए, इन द ईयर ऑफ 1885 में यहां पर इस्टेब्लिश हो जाती है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम के सहयोग से
होती है और एओ ह्यूम के सहयोग से जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है, शुरुआती दौर पे जब आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में नरमपंथी ग्रुप जो है कैसा था, मजबूत था। और आप लोगों को जैसे कोई भी सलाह चाहिए रहती है, व्यक्तिगत तौर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूं, आप इस बात का विश्वास माने, ये मत माने कि मैं यहाँ पर कह देता हूं और फिर मैं जुड़ता नहीं हूं। जितने भी बच्चे हैं आप सभी से पूछिएगा, सब मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और मैं सबको रिप्लाई करता हूं। इवन आप क्वेश्चन भी पूछेंगे तो भी मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है। आप कुछ भी करेंगे, मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपको व्हाट्सएप में रिप्लाई जरूर करूंगा, टेलीग्राम पे भी रिप्लाई करता हूं, दोनों जगह करूंगा, तो बिल्कुल कर दूंगा। रुद्रा जी आप मुझे जो है कभी भी, कब 8 बजे के, मतलब अभी तो अब मैं 9:30 बजे खाली होता हूँ, तो 9:30 के बाद रात में कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट टाइम है दोपहर में 12 बजे के आसपास, आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और रात को 9:30 से 10 के बीच कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कांग्रेस की स्थापना हुई और शुरुआती तौर पर देखेंगे तो जो भी पढ़े लिखे भारतीय थे वो क्या मानते थे कि अगर भारत का हमको विकास करना है तो भारत में अंग्रेजों का होना जरूरी है। जैसे आप देखते हो दादा भाई नेहरूजी और इन लोगों को देखते हो, जैसे देखिए दादा भाई नेहरूजी एक बुक पब्लिश करते हैं और एक बुक में क्या लिखते हैं, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटेन में जाकर के वो ब्रिटिश से कंप्लेन कर रहे हैं कि देखो ब्रिटिश शासन बुरा नहीं है, बल्कि जो भारत में अन ब्रिटिश रूल आपने स्टेब्लिश किया है वो बुरा है। क्योंकि देखो जो आपको ब्रिटिश शासन दिखाई देता है, ब्रिटिश शासन दिखाई देता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के। ब्रिटेन में व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वतंत्रताएं थी लेकिन भारत में नहीं थी। इस बात को दादा भाई नेहरूजी देख रहे थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भारत में ब्रिटिश रूल स्टेब्लिश हो। तो इसीलिए जब देखोगे शुरुआती दौर पर जो हमारा 1857 की क्रांति भी हुई, तो उस क्रांति पे भी भारत के पढ़े लिखे वर्गों ने क्या नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। अब पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आगे चल करके इनकी अपनी एक राजनीतिक मांगे हैं। राजनीतिक मांगे इसलिए हैं क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार है और मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले जितने भी नेता थे उन्हें क्या चाहिए था, रोजगार चाहिए था, सिविल सर्विसेज में प्रतिनिधित्व चाहिए था, सरकारी कामों में प्रतिनिधित्व चाहिए था। इसीलिए जब आप शुरुआती दौर पर कांग्रेस की मांगों को देखेंगे, उनकी मांगे किस पर रह जाती हैं, उनकी पूरी की पूरी मांगे सिविल सर्विसेज को लेकर के रहती हैं कि सिविल सर्विसेज का देशीकरण होना चाहिए और भारत में जो है और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सरकारी नौकरी में। तो इसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि वो उनका अपना जो है मोटो है, उनका अपना महत्व है। और आपको मालूम है कि अगर शुरुआती दौर पर ही क्या कर देती कांग्रेस, अगर शुरुआती दौर पर ही कांग्रेस उतर करके आ जाती और सीधा जो है अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो की बातें करने लग जाती, तो कहीं ना कहीं क्या किया जाता, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन को दबा दिया जाता और जो कांग्रेस की अभी स्थापना हुई थी उस कांग्रेस को वहीं पर खत्म कर दिया जाता। ऐसा हमें मालूम था और इसलिए हमने शुरुआती दौर पर उसकी बात नहीं की। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता है और इसी दौरान जो है एंट्री होती है राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बाल गंगाधर तिलक की और इसका काफिला पहुंचता है, मतलब जो कांग्रेस का सम्मेलन है पहुंचता है 1891 1891 में कांग्रेस का काफिला पहुंचता है और काफिला पहुंच जाता है नागपुर। जैसे ही यह नागपुर पहुंचता है तो इस रीजन पर आपको मालूम है पूरा का पूरा मराठवाड़ा रीजन का प्रभाव था और मराठाओं का प्रभाव था। तो यहीं से जो है मध्य प्रदेश में राजनीतिक चेतना का उदय होता है क्योंकि उस समय नागपुर जो है मध्य प्रदेश का एक भाग था और इसी के कारण यहां से जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां से जो है स्टार्टिंग हो जाती है आपकी। सागर हाँ डिस्ट्रिक्ट में करवा दूंगा, यूट्यूब में आपको कहा है ना, यूट्यूब में करवा दूंगा सागर जी, ठीक है। मैंने कहा है मैं करवाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो सागर जी, मेरा वादा है जब मैंने आपसे कहा है तो मैं डिस्ट्रिक्ट पूरे के पूरे आपको जो है यूट्यूब में करा दूंगा। चलो यहां पर आ जाओ, यहां पर आकर के बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का में जो वास्तविक रूप से हमको राष्ट्रीय आंदोलन दिखाई देता है वह कब दिखाई देता है, इसी उदारवाद के युग में दिखाई देता है। और उदारवादी युग में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था इन द ईयर ऑफ 1899 1899 का ये लाहौर अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन हुआ कहां पर, ये लाहौर अधिवेशन हुआ 1899 में। ये लाहौर सेशन है किसका, कांग्रेस का। इस लाहौर सेशन में जब आप कांग्रेस को देखते हैं, इसी
लाहौर सेशन में मध्य प्रदेश से एक प्रमुख व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे और इनका नाम है हरि सिंह गौर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपने सागर भी देखा हुआ है। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर क्या करते हैं, लाहौर के 1899 अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब इस लाहौर अधिवेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इस पार्टिसिपेशन के दौरान ये देखते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का झुकाव बहुत ज्यादा शुरुआती दौर पर ब्रिटिश के पास था। और इसी बात को डॉक्टर हरि सिंह गौर महसूस करते हैं। और जब वो महसूस करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमको ब्रिटिश के साथ इतना सहयोग जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि हम पूरी तरह से ब्रिटिश के प्रति इतने ज्यादा झुक जाएं। और इसी टाइम पर ये एक मांग रख देते हैं इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है, हमें जरूरत है मांग करने की ब्रिटिश से कि आप एक तो न्याय, पहला आप ये काम करो कि जो न्याय विभाग है, न्याय विभाग को अलग कर दो। किससे? अलग करने की मांग करते हैं। और कहते हैं कि आप क्या कर दो, प्रशासन से अलग कर दो। आप किससे अलग कर दो, तो प्रशासन से जो है न्याय विभाग को अलग करने की ये क्या कर देते हैं, इसी समय मांग कर देते हैं, न्याय और प्रशासन। तो देखिए पहली बात ये क्या कह रहे हैं, पहला कहते हैं कि आप एक काम करो, जो हमारा जस्टिस है, इस जस्टिस को आप सबसे पहले अलग कर दो। किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन से जब अलग करने की बात करते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं और ये क्या है, वकील है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी। अब देखिए जब ये एक वकील के तौर पर हैं, तो वकील हैं तो ये क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे कि जस्टिस मतलब न्याय विभाग और जो एडमिनिस्ट्रेशन था मतलब प्रशासन था, ये दोनों विभाग आपस में मिले हुए हैं। और इन विभागों के आपस में मिले होने के कारण जस्टिस सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए डॉक्टर हरि सिंह गौर ने क्या कर दिया, 1899 में मांग रख दी। और मांग के तौर पर ये बात शामिल हुई किसमें, तो कांग्रेस का अपना क्या होता था, इसके बाद एक कांग्रेस का इस तरीके से पत्र बनता था जिसके माध्यम से ये क्या करते थे, ब्रिटिश के पास अपनी मांगे रखते थे। जैसे पहले नंबर पर इन्होंने कह दिया कि सरकारी नौकरी मतलब भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आप क्या कर दो, भारतीयकरण कर दो। सरकारी डिपार्टमेंट में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दो। न्याय और जस्टिस को क्या करो, जस्टिस और साथ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दो। तो ये सारी की सारी मांगे जो है कांग्रेस में शामिल हुई। और यहां से आपके सामने क्वेश्चन निकल करके आता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। तो इन्होंने कहां पर भाग लिया था, 1899 लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस का, और इस पर पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट कर करके इन्होंने मांग क्या रखी थी, तो इन्होंने मांग रखी कि हमें जस्टिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करने की जरूरत है, अलग अलग करने की जरूरत है। अब इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि इसी समय अब जब आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को, तो इस पर आपको उग्रवाद, उग्रवाद का मतलब हो गया है, आप उग्रवादी मत समझिएगा, उग्रवाद कांग्रेस का मतलब यह है कि अब यहां पर तिलक जैसे लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ना चालू हो जाएगा। जब बाल गंगाधर तिलक जैसों का प्रभाव बढ़ना चालू होगा तो कांग्रेस की अब मांगे भी कैसी हो जाएंगी, मांगे भी मजबूती के साथ निकल करके आएंगी और वो ब्रिटिश विरोधी होगी। तो इसी दौरान ये काफिला क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा इसी समय बंगाल का विभाजन हो जाता है सन 1905 में। और जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, आपको मालूम है इस बंगाल के विभाजन को लेकर के हर जगह देशव्यापी आंदोलन चल रहे होते हैं। और इसी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए आगे चल करके एक सम्मेलन होता है सन 1906 में। ठीक है, 1906 की बात है, ये प्रोविंस है और प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम कहां पर, तो जबलपुर। आप देखेंगे 1906 जबलपुर पहुंच गए। और यहां पर क्या किया गया, जबलपुर में
कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ। प्रांतीय अधिवेशन होता है, याद रखिएगा इस बात को। यहां पर अभी क्या चल रहा है, यहां पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है और विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार कर रहे हैं। और इसी क्रम में ये कहां पर पहुंच जाते हैं, जबलपुर प्रोविंस में पहुंच जाते हैं। और यहीं पर इनका क्या हो जाता है, 1906 का जबलपुर प्रोविंशियल सेशन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित होता है जबलपुर में। और इस जबलपुर में आयोजित हुआ जो प्रांतीय अधिवेशन है, यहां पर मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता पंडित रविशंकर, साथ में पंडित रविशंकर के साथ बात करें तो डॉक्टर राघवेंद्र, इसके साथ साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर, गौर पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में राजनीतिक जागरूकता आएगी। पहली बात समझिएगा, जब भी आपके पास कभी इतिहास में मॉडर्न इंडिया से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, और जब मॉडर्न इंडिया से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस बात को याद रखना कि ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपको देखना है कि ये वाला जो रीजन हो गया, ये ग्वालियर हो गया, ये वाला रीजन आपको क्या दिखाई देगा, इंदौर दिखाई देगा। यहां पर आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, नागपुर, ये रीजन हो जाता है आपका महाकौशल। तो इस रीजन में आपको दिखाई देते हैं ब्रिटिश, कौन दिखाई दे रहा है, ब्रिटिश दिखाई दे रहा। मालवा का जो ये पूरा का पूरा मतलब रतलाम, मंदसौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, फिर इस तरफ आते आप बड़वानी, बुरहानपुर, हाँ बिल्कुल होगा करण जी। अच्छा बैच कब एंड होगा, बैच बच्चे क्या लिख दूं दिन, शनिवार लिख देता हूं लोग, शनिवार को, ठीक है, शनिवार को हो जाएगा करण जी, ठीक है, खुश हैं तो जल्दी बताइए। अब देखो जो ग्वालियर का रीजन है, ये हमारा इंदौर का रीजन है। और जहां छोटी छोटी रियासतें होंगी, उन रियासतों में आप इस बात को याद रखिएगा, वहां पर ब्रिटिश के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चल रहे होंगे। आंदोलन कहां पर चल रहे होंगे, जिस रीजन पर हमको ब्रिटिश दिखाई देंगे। ब्रिटिश का मतलब हुआ ये आप जो पूरा का पूरा नागपुर वाला रीजन देखते हो, विदर्भ का क्षेत्र देखते हो। दूसरा आप कौन सा देख रहे हो, जो मालवा का रीजन देख रहे हो, जो इन्होंने किससे छीना है, जो इन्होंने इंदौर से छीना और ग्वालियर से छीना है। इसी रीजन पर जैसे रतलाम में देखोगे आंदोलन हो रहे होंगे, खंडवा में देखेंगे जो इन्होंने इंदौर से छीना था, इंदौर रियासत से, वहां पर आंदोलन होंगे। जबलपुर के महाकौशल के क्षेत्र में होंगे, क्योंकि इस रीजन पर पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई देगा, ब्रिटिश दिखाई देंगे। पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है करण जी, कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा, खत्म करके जाऊंगा, ठीक है। चलो तो इसमें क्या हुआ, डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जब पार्टिसिपेट किया तो यहीं से क्या हो गया, यहां से मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की पैठ मजबूत होती है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। और जब पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा तो यहां पर उग्रवाद भी चल रहा, मतलब एक तरफ आप क्रांतिकारी आंदोलन भी देख रहे हैं, क्योंकि बंगाल का जैसे ही विभाजन होता है क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाता है। गणेश वासुदेव मावलांकर को आप देखते हैं कहां पर, महाराष्ट्र में, वहां से चालू होती है क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इसी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत सन 1907 में आगे चल करके जबलपुर, ठीक है, हम आ जाते हैं कहां पर, जबलपुर में क्या किया जाता है, क्रांतिकारी दल का गठन किया जाता है। क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी। तो मध्य प्रदेश में जो पहली क्रांतिकारी संस्था के रूप में गठन किया गया वो 1907 में आपको देखने को मिल जाएगा, क्रांतिकारी दल जबलपुर में, ठीक है। कहां पर गठित किया गया, जबलपुर में। इसके बाद पार्टिसिपेट करते हैं। इसी समय की एक बात और है, जब 1904 में
डॉक्टर हरि सिंह गौर क्या करते हैं? डॉक्टर हरि सिंह गौर जो इंग्लिश एजुकेशन है, ठीक है, 1904 की बात है ये, और 1904 में डॉक्टर हरि सिंह गौर उन्नीस सौ चार में चल करके इंग्लिश जो आप एजुकेशन देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, इस अंग्रेजी पद्धति की क्या कर देंगे, ये आलोचना करते हैं। आप पहले बात समझिए, अगर इन्होंने आलोचना की है तो आलोचना करने के पीछे रीजन क्या है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मातृभाषा के तहत, जैसा गांधी जी का विचार था वैसा इनका भी था कि अगर मातृभाषा से ये क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी से एडॉप्ट कर पाएंगे और ज्यादा जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इंग्लिश एजुकेशन में एक बात और यह थी कि सब लोग पढ़ लिख करके क्या बन रहे थे, बाबू बन रहे थे या वकील बन रहे थे। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सबसे प्रखर विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सबसे प्रखर विरोध या सबसे कड़े शब्दों में निंदा करने वाले व्यक्ति हरि सिंह गौर के रूप में हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। और इन्होंने खुले तौर पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की क्या की, आलोचना की है और पूरी तरह से आलोचना करते हैं। इसी दौरान जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता है और आगे बढ़ रहा है, पूरे भारत में जो है पत्र पत्रिकाओं का विकास हो रहा है। और पत्र पत्रिकाओं के विकास के क्रम में मध्य प्रदेश में भी पत्र पत्रिकाओं का विकास होता है। और इसी जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे हम 1915 की तरफ बढ़ेंगे। इसी समय मध्य प्रदेश के खंडवा से एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा और इस पत्रिका का नाम है सुबोध सिंधु का प्रकाशन किया जाएगा। जो सुबोध सिंधु आप देख रहे हैं, सुबोध सिंधु क्या काम करेगी? सुबोध सिंधु मध्य प्रदेश के लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाने का काम करेगी। और इसी समय जबलपुर से एक और पेपर निकलेगा और इस पेपर का नाम क्या है? तो इसे कहा गया है जबलपुर टाइम्स। टाइम्स का प्रकाशन हुआ। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले इस बात को समझो। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि खंडवा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम क्या है या पत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम है? सुबोध सिंधु। या क्वेश्चन कर देगा एग्जामिनर सुबोध सिंधु का प्रकाशन कहां से हुआ? तो बताना है खंडवा से। इसके बाद पूछेगा आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कि जबलपुर से किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो आपको बताना है जबलपुर टाइम। या तो पूछ लेगा कि जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन कहां से हुआ? तो आपको क्या बताना है? जबलपुर से हुआ। और ये दो महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में हमको दिखाई देती हैं। अब जैसे ही बंगाल विभाजन को क्या किया जाएगा, 1911 में लगाया गया दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार लगा करके इस बात की घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और राजधानी बदल करके कलकत्ता से कहां आ जाएगी? दिल्ली आ जाएगी और राजधानी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सन 1912 से राजधानी के रूप में काम करने लगेगी दिल्ली। इसी दौरान भारत में एक विदेशी आयरिश महिला आई हुई है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट किससे जुड़ी हुई थी? होम रूल लीग से। और होम रूल लीग कहां पर है? तो आपको आयरलैंड में दिखाई देगी। और उसी होम रूल लीग से प्रभावित होकर के क्या करते हैं? तिलक शामिल हो जाएंगे और इनके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। और तिलक के प्रचार प्रसार से, क्योंकि तिलक का प्रभाव कहां पर है? तिलक का प्रभाव आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र बेसिकली अगर उस टाइम की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो रीजन था
उसके साथ संबंध था मध्य प्रदेश का। और तिलक जी के प्रभाव के कारण ही सन 1915 में मध्य प्रदेश में होम रूल लीग का गठन किया जाता है जबलपुर में। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में होम रूल लीग का गठन कहां पर किया गया, तो तिलक के प्रभाव में आकर के। कि जबलपुर में 1915 में हुआ। भारत में हर जगह क्या बन रही है, हर जगह जो है बन रही है होम रूल लीग, और 1915 में मध्य प्रदेश में भी बनेगी। और इसके जो प्रणेता है वो कौन है, तिलक। या तिलक के प्रभाव में आकर के मध्य प्रदेश में जो है होम रूल लीग का क्या हो जाएगा, स्थापना हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब इसी दौरान 1915 की एक और इंपॉर्टेंट घटना जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, 1915 ईस्वी, और ये घटना कहां की है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। कहां पर है हम, अफगानिस्तान। 1915 में ही आगमन किसका होता है भारत में, गांधी जी का आगमन हो जाएगा। गांधी जी 1915 में कहां जाएंगे, भारत आ जाएंगे, लेकिन अभी गांधी जी का कोई नाम नहीं है। इसी समय आपको क्या दिखाई देगा, अफगानिस्तान में क्या चलेगा, तो यहां पर जो है बरकत उल्ला है प्रधानमंत्री बनेंगे, और किसके नेतृत्व में, तो अफगानिस्तान में ये बनाते हैं हम भारत की पहली अंतरिम सरकार। 1915 अफगानिस्तान बनती है क्या, भारत की अंतरिम सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, यहां पर निर्माण हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। और भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन होता है कहां पर, तो इसका गठन हो जाता है आपका अफगानिस्तान में। इसमें दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक है आपके राजा महेंद्र प्रताप, और दूसरे हैं बरकतुल्ला, मौलाना उल्ला। ये क्या बनेंगे, सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम बनेंगे। और इनका संबंध कहां से है, ये भोपाल से थे। देखो अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा, 1915 में अफगानिस्तान में गठित हुई जो अंतरिम सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री मौलाना बरकत उल्लाह कहां से संबंधित हैं। तब आपको बताना है कि मौलाना बरकत उल्लाह कहां से संबंधित है, भोपाल से संबंधित थे। इस सरकार का गठन किया गया तो राजा महेंद्र प्रताप क्या बने, इसके प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राजा महेंद्र प्रताप और साथ में जो है ये बरकतुल्लाह दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये सरकार का निर्माण करते हैं। और सरकार का निर्माण करके एक नई सरकार के रूप में आते हैं। तो बरकतुल्लाह आपको दिखाई देंगे अफगानिस्तान में जो है, कहां से, तो आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण कर दिया। अब देखिए इसी दौरान 1915 में, अगर आप लोगों को पत्रकारिता का युग मालूम है, तो यहां पर क्या चल रहा है, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन चल रहा है। इसी दौरान मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी। आप लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का भी नाम सुना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। माखनलाल चतुर्वेदी के बिना मध्य प्रदेश की पत्रकारिता का इतिहास क्या होता है, छोटा होता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के बाद 1920 में, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी ने सन 1920
में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इस समय कहां पर है? असहयोग आंदोलन के दौर पर। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है जुड़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय कांग्रेस से, और राष्ट्रीय कांग्रेस के जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं, रानौत जगह है, रानौत सागर में, ठीक है, कहां पर? रानौत सागर में 1920 में ये एक आंदोलन करते हैं, और आंदोलन का नाम क्या है? कसाई खाना आंदोलन। कसाई खाना आंदोलन किया। कसाई खाना मूवमेंट के रूप में जुड़ करके दिखाई दे जाएंगे आपको। तो ये क्या करते हैं, इस समय असहयोग आंदोलन करेंगे या कसाई खाना मूवमेंट करते हैं। इसी समय जब माखनलाल चतुर्वेदी क्या कर रहे हैं, सागर में कसाई खाना आंदोलन चला रहे हैं, उसी दौरान 1920 में इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया सन 1920 में, और इनका एक वीकली न्यूज़पेपर है, या हम कह सकते हैं साप्ताहिक, वीकली न्यूज़पेपर के रूप में आएंगे। ठीक है, किस पे आएंगे? वीकली न्यूज़पेपर का प्रकाशन करेंगे। साप्ताहिक न्यूज पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, और साप्ताहिक न्यूज पत्रिका के रूप में ये क्या करते हैं, तो जबलपुर से जो है कर्मवीर का प्रकाशन करेंगे। पत्रिका का नाम कर्मवीर। आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि कर्मवीर का प्रकाशन कहां से हुआ। कर्मवीर का क्या कर देते हैं, ये प्रकाशन कर देंगे। तो इस बात को समझिए कि कर्मवीर के प्रकाशक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का प्रकाशन कहां से किया? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का प्रकाशन किया जबलपुर से। माखनलाल चतुर्वेदी ने किसकी प्रेरणा से इस वीकली न्यूज़पेपर कर्मवीर का प्रकाशन चालू किया? तो माखनलाल चतुर्वेदी प्रभावित होते हैं, या प्रेरणा से अगर हम बात करें तो ये माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे से प्रेरित होते हैं, और सप्रे से माधवराव प्रेरित होकर के ये क्या करेंगे, इस न्यूज़पेपर का प्रकाशन करेंगे। ये भारत में माधवराव सप्रे का नाम पत्रकारिता की जगत में सबसे ज्यादा जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पर क्या करते हैं, माधवराव सप्रे कर्मवीर का जो है प्रकाशन करते हैं। और बाद में यही कर्मवीर, ये जो कर्मवीर पत्र चल रहा है, आपको पढ़ने में आएगा कि कर्मवीर पत्र कहां चला जाएगा। शुरुआती दौर पर जबलपुर है, लेकिन बाद में चल करके, बाद में आगे चलकर इसका जो प्रकाशन होगा ये कहां से होने लगेगा, तो ये होने लगता है खंडवा से। कहां से प्रकाशन हुआ? खंडवा से। तो कर्मवीर के बारे में आपके पास इतनी सारी क्वेश्चन आएंगे, और इन क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, साथ साथ याद करके रखना है और याद करते हुए चलना है। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम कहां पर पहुंच चुके हैं, 1920। 1920 का ये वही समय है जब क्या किया गया, भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बुलाया गया। अब असहयोग आंदोलन का जो आह्वान किया था महात्मा गांधी ने, उस दौरान यह आंदोलन जो है मध्य प्रदेश में भी हमको देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन। तो आकर के देखते हैं कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। असहयोग आंदोलन कहां पर देखने को मिलता है हमको, मध्य प्रदेश में। कब का आंदोलन है, 1920 का, और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई।
असहयोग आंदोलन की शुरुआत के पहले ही किसका मृत्यु हो जाएगी, तो यहां पर मृत्यु हो जाएगी तिलक जी की, और जैसे ही तिलक जी की मृत्यु होती है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इस दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी। जबलपुर की बात करेंगे, मध्य प्रदेश, जबलपुर में कौन है, तो जबलपुर में आपको मालूम है ब्रिटिश है, और ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन होगा तो कहां पर होगा, यहीं पर होगा। अभी किसी देशी रियासत में, चाहे इंदौर हो चाहे ग्वालियर हो, इस रीजन में आपको कोई भी आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कभी क्या करना हो, आपको गैस करना हो या तुक्का मारना हो, जैसे आप लोग तुक्का कहते हो, तो आंख बंद करना, हिस्ट्री के बारे में लेकर के अगर मॉडर्न इंडिया का कोई आंदोलन पूछ ले तो बस इतना दिमाग लगाना कि इसमें ऐसा कौन सा रीजन है जो अंग्रेजों के पास था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब आप प्रोविंसेस देखते हैं तो मैंने आपको रीजन बताया था कि ये रीजन आपको किसके अंदर दिखाई देते हैं, ये सिंधियाओं के अंदर दिखाई देते हैं और ये ब्रिटिशर्स के अंदर दिखाई देते हैं। तो उस दौरान जो आपको ब्रिटिश रीजन दिखाई देगा वहीं पर क्या होगा, आंदोलन होगा। तो इस समय जो जबलपुर है, जबलपुर का विक्टोरिया टाउन हॉल है, विक्टोरिया टाउन हॉल कहां पर है, जबलपुर में है। और इसी विक्टोरिया टाउन हॉल में जिसे आज हम वर्तमान समय में गांधी भवन, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, गांधी भवन के नाम से जानते हैं। इसी गांधी भवन में एक दमोह निवासी आपको कौन देखने को मिलते हैं, प्रेमचंद्र उस्ताद जी हैं। कहां से, दमोह निवासी हैं, मतलब दमोह के रहने वाले हैं। प्रेमचंद्र उस्ताद है, हाँ, उस्ताद लिख दिया, प्रेमचंद उस्ताद। और ये क्या कर देते हैं, प्रेमचंद्र उस्ताद फ्लैग मतलब झंडा फहराया, और इनके इस झंडा फहराए जाने से लेकर के क्या हो जाता है, इनका विरोध हो जाता है। और इस दौरान आपको देखने को मिलेगा इन्होंने जो है झंडा फहरा दिया, कहां पर, विक्टोरिया टाउन हॉल पर। तो पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख घटना कौन सी हुई, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो सबसे प्रमुख घटना के रूप में हमको देखने को मिलता है वो कहां पर दिखाई देगा, जबलपुर। और जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल के जगह पर दमोह के निवासी थे प्रेमचंद उस्ताद। इन प्रेमचंद उस्ताद ने क्या किया, प्रेमचंद उस्ताद ने जो है फ्लैग होस्ट कर दिया, मतलब झंडा होस्ट कर दिया, झंडा फहरा दिया, कहां पर, तो मध्य प्रदेश में फहरा देते हैं। और इसी दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में इसी समय गांधी जी का भी आगमन होता है। इस बात को याद रखिएगा कि गांधी जी अभी कहां पर है, नागपुर में है। और नागपुर से क्या करेंगे, नागपुर से इस बात को नोट करके लिखिएगा, इसी दौरान कहीं भी पेज में अलग से लिख लेना आप लोग नोट में कि 6 जनवरी 1920, कब की बात है ये, 6 जनवरी 1920। और 6 जनवरी 1920 के समय जब असहयोग आंदोलन अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है, 6 जनवरी 1920 में गांधी जी छिंदवाड़ा आए थे। गांधी जी टोटल मध्य प्रदेश में कितनी बार आए, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताना 10 बार। गांधी जी का मध्य प्रदेश में कितनी बार विजिट हुआ, 10 बार। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की मृत्यु के उपरांत उनकी जो अस्थियां विसर्जित की गई मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विसर्जित की गई, क्योंकि अलग अलग जगह इनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा, तो जबलपुर में है तिलवारा घाट,
तिलवारा घाट जबलपुर में गांधी जी की अस्थियों का क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था। तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखना, अभी तक पूछा नहीं है, आगे पूछ सकता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन अपने उग्रवादी चरण पर चला गया। उग्रवादी चरण का मतलब यह हुआ कि वापस जैसे ही देखो असहयोग आंदोलन चल रहा है, असहयोग आंदोलन गांधी जी जैसे ही भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद एक नई आंदोलन की पद्धति लाते हैं और इनके राजनीतिक गुरु और इन्हें कहते हैं कि आप क्या करो, गोपाल कृष्ण गोखले सलाह देते हैं कि आप पूरे के पूरे भारत की यात्रा करो। जब गांधी जी पूरे के पूरे भारत की यात्रा कर रहे होते हैं तो उस दौरान गांधी जी बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। गांधी जी की प्रयोगशाला के रूप में गांधी पहले ही अफ्रीका में अपने प्रयोग कर चुके थे और उसी बात को समझ करके वो कहां आए, भारत आए। भारत आने के बाद ऐसा बताया गया कि गांधी जी ने क्या किया, अफ्रीका में झंडे गाड़ दिए। भले ही अफ्रीका में गांधी जी की सफलताएं जो है सीमित थी, लेकिन गांधी जी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया, इतनी ज्यादा उनकी क्या हो गई, हवा हो गई, मतलब उनके बातों को लेकर के लोग इतने फैन हो गए कि गांधी ने पता नहीं क्या कर दिया। तो गांधी जी जब भारत आगमन होता है तो लोग जो है गांधी जी की तरफ जो है एक टकटकी लगाकर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि इस समय तक जो उदारवादी कांग्रेस थी वो किसी काम की नहीं रह गई। जो उग्रवादी कांग्रेस थी, उग्रवादी कांग्रेस ने जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसके बाद बहुत सारे लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, तो वो भी क्या हो गए, वो भी इस आंदोलन से अलग होते हुए दिखाई दिए। तब लोगों को एक नया नेता चाहिए था और इस नेता के रूप में जो है आगमन होता है मोहनदास करमचंद गांधी का भारत में। और मोहनदास करमचंद गांधी जब भारत में आते हैं तो आंदोलन की एक नई पद्धति लेकर के आते हैं। नई पद्धति का मतलब है कि आपको क्या करना है, विरोधियों का हृदय परिवर्तित करना है। और ये भारतीय जनमानस के लिए एक आंदोलन की नई पद्धति थी और जब ये नई पद्धति गांधी ने इंट्रोड्यूस की तो लोगों को बहुत पसंद आई। और इसी 1920 के आंदोलन के दौरान आपको हिंदू मुस्लिम भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, बुजुर्गों की भागीदारी आंदोलन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और गांधी के नजरिए से प्रभावित होकर के सारे लोग कहां पर आ गए, गांधी जी के पीछे आ गए। और जब गांधी जी के पीछे आ गए तो यहीं से जो है चालू होता है गांधी जी का वास्तविक उदय भारत की राजनीति में। और भारत का पूरा युवा जो है गांधी जी के पीछे आ गया कि अब बाबा आए हैं, कुछ तो दिलाएंगे। और बाबा पर अटूट विश्वास है, और बाबा पर अटूट विश्वास, और बाबा कुछ तो करके जाएंगे, बाबा जाने मन की बात। और बाबा अब हमको कुछ नया दे करके जाएंगे। जब बाबा कुछ नया दे करके जाएंगे तो बाबा ने नया दिया, आंदोलन की एक नई पद्धति इंट्रोड्यूस कर दी। इस आंदोलन की एक नई पद्धति ने एक युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि सबको यह बात दिख रही थी कि गांधी जी के पीछे चलने से ही हमारा फायदा है। और इसी क्रम में पूरे के पूरे भारत के युवा, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हो, सब जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित होते हैं। और राजनीति में इन सभी का क्या हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आगमन हो जाएगा। लेकिन अचानक से जैसे ही गांधी जी 1920 में क्या करेंगे, ये आंदोलन चालू किया और 1922 में चल करके क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। जैसे ही गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेंगे, अब भारतीय युवा के पास कोई विकल्प नहीं बचा और युवा अब परेशान है कि अब क्या करें। तो इस दौरान जो है पुनः जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब युवाओं का भरोसा फिर से किसकी ओर हो जाएगा, कट्टे और बंदूक की तरफ, बम और पिस्तौल की राजनीति। युवाओं को लगेगा कि हम तो डरा करके भगा सकते हैं, और वो कहां की ओर मूव कर जाएंगे, बम और पिस्तौल की राजनीति की ओर। और जब गांधी जी से लोग सवाल पूछते हैं तो गांधी जी क्या करते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं और अलग करके क्या करेंगे, अलग करके वो चले जाएंगे कहां पर, अपने शांति पूर्वक जो है आश्रम में पहुंच जाएंगे साबरमती, और कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है बकरियों की सेवा कर रहा हूं और मैं जो है एक्टिव राजनीति से संन्यास लेता हूं। और जैसे ही ये घोषणा कर देते हैं वैसे युवा अब बिखर गया है, और युवा बिखर जाता है तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, उसे रास्ता चाहिए था तो उसने बम और पिस्तौल को चुन लिया। शुभम जी, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी की नीतियां गांधी जी से अलग थी सर। देखो, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी की नीतियां किसी की अलग नहीं थी, दोनों व्यक्तियों में सिर्फ एक बात का फर्क है, इस बात को समझिएगा। गांधी जी जहां साधन प्लस साध्य, ये दो वर्ड याद रखिएगा। गांधी जी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए।
जबकि सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि हमारा साध्य पवित्र होना चाहिए, बस साधन कुछ भी हो। साध्य का मतलब है कि ये दोनों का एक ही साध्य था कि हमको भारत को आजाद कराना है और भारत की आजादी के लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, ये मानते थे सुभाष चंद्र बोस। जबकि गांधी जी कहते हैं कि नहीं, साधन और साध्य जो है दोनों पवित्र होने चाहिए। इसकी बात अभी 1939 में आकर के करता हूं। तो यहां से क्या हुआ, यहां से बातें निकल करके आई और युवा चला गया क्रांतिकारी आंदोलन की ओर। तो इस समय आपको जो है पूरे के पूरे रीजन में क्या दिखाई देगा, एक राजनीतिक शून्यता का स्तर, वो स्तर हो जाएगा और राजनीतिक शून्यता आ जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा। अब एक कौन सा एरा चलेगा, राजनीतिक शून्यता। एक तरफ स्वराज पार्टी का गठन होगा, दूसरी तरफ जो है चंद्रशेखर आजाद आपको दिखाई देंगे, भगत सिंह दिखाई देंगे, राजगुरु दिखाई देंगे। इन सब ये किसमें दिखाई देंगे, बम और कट्टे के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है उनके साथ वहां पर चल रही होंगी। और इसी दौरान अब हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है आगे पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में कुछ इस दौरान आंदोलन होंगे, कुछ हिंसाएं होंगी, उनकी बातें जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख आंदोलनों में करेंगे। अभी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम अब जो है अगले चरण में पहुंच गया। अगले चरण में पहुंचने का मतलब है अब गांधी जी फिर से कहां पर आ रहे हैं, एक्टिव राजनीति में आ रहे हैं। और एक्टिव राजनीति में आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यहीं से जो है बातें आगे बढ़ेंगी। निर्मल जी जय हिंद। बिल्कुल, गांधी और नेहरू को फालतू। चलिए थोड़ा सा जो है अध्ययन की बात करते हैं। इस विषय में शुभम जी कभी जो है विस्तार से दूसरी तरीके से बात किया जाएगा। अब देखिए आ गया हमारा आंदोलन कौन सा, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सीडीएम कहते हैं। पिछला वाला क्या था, एनसीएम था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए यहीं पर क्या आ जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं गांधी जी 1930 में। और जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं मार्च के महीने में, तो वहां 1930 मार्च के महीने में गांधी जी ने क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। बात यह थी कि गांधी जी क्या चाह रहे थे, गांधी जी की अपनी मांगे थी। और जब गांधी जी की अपनी मांगे थी और गांधी जी की मांगों को नहीं माना गया, तो गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 6 अप्रैल, ठीक है, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में कब चालू हो रहा है, भारत में चालू हो रहा है आपका मार्च में। लेकिन यहां पर कब आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल। और 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश के जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर का क्षेत्र है, यहां पर क्या किया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। और इस समय हमको दिखाई देंगे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। और इनके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास, ठीक है। और सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में क्या किया गया, मध्य प्रदेश में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। आंदोलन किया गया, ठीक है, किसने किया है, तो यहां पर जो है मध्य प्रदेश में जो है नमक आंदोलन होगा, या हम इसे क्या कहेंगे, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह किया गया। नमक सत्याग्रह जबलपुर में किया गया। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास जो है इस नमक सत्याग्रह का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये नमक सत्याग्रह हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहां पर, जबलपुर में। ठीक है, अब इसके बाद इसी समय जब आप देखेंगे, इसी समय सिवनी
मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यही आपका दांडी मार्च वाला जो रीजन चल रहा है, ठीक है। उसी दौरान जो है मध्य प्रदेश के सिवनी में आपको देखने को मिलेगा दुर्गा शंकर मेहता। मेहता दिखाई देंगे सिवनी में। और दुर्गा शंकर मेहता ने इसी समय टुरिया जल, आप लोगों ने नाम सुना होगा टुरिया, इसकी बात हम आगे चल करके भी करेंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, टुरिया जंगल सत्याग्रह। सत्याग्रह किया। कहां पर, टुरिया है। और ये बात कब की चल रही है, 1930 की। मतलब अभी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चल रहे हैं, और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमको मध्य प्रदेश
ओके, अब आने लगेगी शुभम जी। थोड़ा सा बैटरी प्रॉब्लम थी इसलिए जो है आवाज नहीं आ रही थी। अब 1939 में कांग्रेस का सम्मेलन पहुंचा और कांग्रेस का काफिला पहुंचता है कहां पर? त्रिपुरी जबलपुर। जैसे ही कांग्रेस का काफिला त्रिपुरी जबलपुर पहुंचता है तो इस समय पर ब्रिटिश के सामने एक समस्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। इस समय आपको वर्ल्ड में हिटलर दिखाई देगा और दूसरी तरफ कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? तो ये ब्रिटिश है। और ब्रिटिश ने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को भी एक पार्टी के रूप में शामिल कर दिया और कहा कि जो भारतीय हैं वो सबके सब क्या होंगे? हमारी तरफ से लड़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि आपको भारतीयों से पूछा नहीं आपने, और जब आपने भारतीयों से नहीं पूछा और बिना पूछे हमें क्या कर रहे हो, आप जो है वॉर में शामिल कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। और जब वॉर में आप गलत तरीके से हमें शामिल कर रहे हो तो ये चीजें जो है हमारे लिए कैसी हैं? खराब हैं, और हमें इस बात पर ऐतराज है। और इसी क्रम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमको ब्रिटिश का साथ देना है या नहीं देना है, इसी के लिए जबलपुर में कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन हुआ और इस त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया। गांधी जी कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रिटिश का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन इस विकट परिस्थितियों में हमें जो है ब्रिटिश का विरोध भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि अगर ऐसा मौका आया हुआ है और ये परिस्थितियां हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जर्मनी के साथ मिलकर के या जो ब्रिटिश के विरोधी लोग हैं उनके साथ मिलकर के क्या करना चाहिए? ब्रिटिश के खिलाफ एक साथ जो है भारत में आंदोलन कर देना चाहिए, ये उपयुक्त समय है। लेकिन गांधी कह रहे हैं कि ये उपयुक्त समय नहीं है, और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद था और यही प्रस्ताव जो है पारित करवाना था कहां पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में। और त्रिपुरी सम्मेलन में जब ये प्रस्ताव पारित कराने के लिए जो है अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाना था, कोर कमेटी बनी जानी थी, तो एक तरफ चुनाव लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, और इनके बीच क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। जब चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारामैया का सहयोग कर रहे थे यहां पर महात्मा गांधी। इसमें चुनाव में फॉर्म भरा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना फॉर्म वापस ले लिया। जब पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव के लिए जो है प्रपोज किया मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, तो दूसरी तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस थे, और इससे पहले भी ये क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन याद होगा आप लोगों को। तो हरिपुरा अधिवेशन से चले आ रहे सुभाष चंद्र बोस जो है इस इलेक्शन में भी क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, और जीत करके क्या करते हैं? कांग्रेस में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही इनकी पकड़ दिखाई देती है, गांधी जी एक वक्तव्य कहते हैं कि यह मेरी पट्टाभी की नहीं मेरी हार है। बात समझिएगा, यहां पर गांधी जी क्या कहेंगे? यह पट्टाभी की नहीं मेरी हार है। और इस बात से और सुभाष चंद्र क्या करते हैं? सुभाष चंद्र जब देखते हैं कि गांधी जी ने मेरा विरोध कर दिया तो ये इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और उसके बाद जो है जर्मनी चले जाएंगे और हिटलर की सहायता उससे मिलेंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर जापान होते हुए वापस कहां की ओर? भारत की ओर आक्रमण करेंगे, अपनी सेना के माध्यम से आजाद हिंद फौज का गठन करेंगे। तो अब जो सुभाष चंद्र बोस और बेसिकली गांधी जी में डिबेट है वो किस बात को लेकर के है? दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट सिर्फ एक बात को लेकर के है कि गांधी जी कहते हैं साधन साध्य की पवित्रता, और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि देश की आजादी ही अंतिम साध्य है, उसके लिए साधन कोई भी हो। लेकिन गांधी का मानना है कि अगर हम क्रांति के माध्यम से, मतलब खून और खराबे के माध्यम से आजादी को पाएंगे तो आगे चल करके हम वैसा ही देश पा जाएंगे। और देखिए, जो आप लोग कहते हो ना कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद था, विवाद नहीं था, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो से संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं राष्ट्रपिता भारत की आजादी की जंग शुरू हो चुकी है और हम इस पर सफल हो, इसके लिए आप जो है अपना आशीष बनाएं। और राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले व्यक्ति भी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। देखिए, दोनों के साध्य एक थे, दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, दोनों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस बात को याद रखिए
कि वैचारिक मतभेद जो है कभी आपसी रिश्तों में नहीं आते, वो विचार हैं और विचार समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, यहां से इस्तीफा दे देते हैं, और जब इस्तीफा दे देते हैं पट्टाभी जी क्या हो जाएंगे, पट्टाभी सीतारमैया ये हार जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस क्या होंगे, विंस इलेक्शन, ये इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण ये क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और जब इस्तीफा दे देंगे तो इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस की अध्यक्षता चली जाएगी बाबूजी के पास, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो है कांग्रेस की अध्यक्षता चली जाती है। और यहीं से एक नोट करने वाला पॉइंट यह है कि गांधी जी ने यहीं जबलपुर से ही इसी त्रिपुरी सम्मेलन में क्या किया, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से, जिसे आप जानते हो, इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की। इंडिविजुअल सत्याग्रह की स्टार्टिंग कहां से की है, तो याद रखना जबलपुर। क्वेश्चन आएगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहां से की है, तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से की। क्यों की है, ये ब्रिटिश से अपना विरोध दिखा रहे हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के साथ नहीं है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे हैं, और विनोबा भावे बनते हैं पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप आंसर दीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है हमको देखने को मिलती है जबलपुर से। इतनी बात क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे और मध्य प्रदेश के कुछ और घटनाक्रम देख लेते हैं, ठीक है। और ये भी किस में देखेंगे, नोट में देखेंगे। नोट डालो और नोट में डाल करके लिखो। मध्य प्रदेश में रतलाम में क्या हुआ, 1920 मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस समिति का गठन हुआ, ठीक है। या मध्य प्रदेश 1920 मध्य प्रदेश रतलाम में कांग्रेस समिति का गठन, रतलाम कांग्रेस समिति है और इसका गठन होगा। और इसके गठन मतलब 1920 रतलाम में कांग्रेस समिति का गठन हुआ, और इस गठन में मोहम्मद उमर खान, ठीक है, क्या बनेंगे, अध्यक्ष। अध्यक्ष बने। नेक्स्ट देखो 1935 फिर कहां पर है, रतलाम में ही, और मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रजा परिषद का गठन हुआ। पार्टी है, प्रजा परिषद का गठन हुआ। 1931 आप लोगों ने पंजाब मेल हत्याकांड, खंडवा रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, उसके विषय में भी हम बात करेंगे और विस्तार से बात करते हुए आगे चलेंगे। अब आ जाओ, हेडिंग बदल दो। इतना था हमारा जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। तो ये चल रहा था मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। इसे आप किसके साथ देखोगे, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, और उसमें आपने गांधीयन एरा पढ़ा होगा, और उसी गांधीयन एरा में ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी जिनके विषय में हमको सुनने को नहीं मिलता है भारतीय इतिहास में, वो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, अब आ जाओ मेजर मूवमेंट इन एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में प्रमुख आंदोलन। ब्रिटिश के खिलाफ कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में, तो इस पर चलते हैं और इस पर चलते हुए प्रमुख आंदोलनों की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमको देखने को मिले हैं कहां पर, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश के खिलाफ। तो देखिए मध्य प्रदेश में ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट की शुरुआत होती है वो उसकी शुरुआत होती है 1920 के बाद ही, और 1920 के बाद इसलिए होती है क्योंकि अब धीरे धीरे राजनीतिक चेतना और गांधी जी के आने से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम अब जनमानस का स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। और जैसे ही जनमानस का स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, अब इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। पहली बार इतने मास लेवल पर जनता की अगर किसी ने ताकत पहचानी थी तो वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने पहचानी, और उसके बाद जनता की सही ताकत को पहचानने का काम किया भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और गांधी जी ने जब जनता की ताकत को पहचाना तो इन्होंने क्या किया, जनता को जो है शामिल किया। लेकिन गांधी जी के आंदोलन की अपनी एक अलग पद्धति थी। गांधी जी का मानना था कि जनता आंदोलन तो करे लेकिन जनता पर जो है अंकुश भी होना चाहिए, मतलब निरंकुशता के साथ जो है आप आंदोलन नहीं कर सकते। मतलब जनता को क्या करो, सीमित रखो और उस आंदोलन में उसकी भागीदारी तो हो लेकिन कैसी हो, सीमित स्तर पर हो। मतलब निर्णय के अपेक्षा निर्णय कहां से आए, ऊपर से आए। तो इसी दौरान मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे असहयोग आंदोलन चल रहा है और जब वो खत्म होता है उसके बाद जबलपुर हम पहुंच जाएंगे और जबलपुर में आप देखेंगे झंडा सत्याग्रह। ये हमारा पहला आंदोलन जबलपुर में देखने को मिलेगा। जबलपुर फ्लैग सत्याग्रह के रूप में हम इसे देखते हैं। देखिए इस समय हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन जब पूरे के पूरे भारत में चल रहा था, उसी असहयोग आंदोलन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और यह समिति इसी क्रम में कहां पर पहुंचती है, मध्य प्रदेश पहुंचेगी। और मध्य प्रदेश में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है हकीम अजमल खां आ रहे थे। ठीक है, जबलपुर सत्याग्रह के पीछे का रीजन क्या है, जबलपुर सत्याग्रह के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था हकीम अजमल खां थे। हकीम अजमल खां असहयोग आंदोलन की जांच की एक समिति के मेंबर थे और वो क्या कर रहे थे, उसी जांच के दौरान जो है उनका जबलपुर आगमन होता है। और जब जबलपुर उनका आगमन होता है तो लोग इस बात का प्लान बनाते हैं कि जब ये जबलपुर आएंगे तो हम क्या करेंगे, जबलपुर में इनका झंडा फहरा करके क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। और झंडा कहां फहराया जाएगा, नगर पालिका भवन पर। और नगर पालिका भवन पर हम झंडा फहरा करके इनका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। और जब ये प्लान बना करके हम आगे चल रहे थे तभी ब्रिटिश अधिकारी क्या कहेंगे, आदेश देंगे कि झंडे को निकाल के फेंक दो और झंडा नहीं फहराया जाएगा और उसे रातों से कुचल दो। और इसी के खिलाफ आंदोलन होता है। इसी बैकग्राउंड में 8 दिसंबर ठीक है, सॉरी 8 मार्च की बात है, दिसंबर कह दिया मैंने, 1923 जबलपुर में क्या हो जाएगा, झंडा सत्याग्रह। रीजन क्या है, सबसे पहला याद रखो रीजन या कारण। तो कारण के रूप में क्या है, नगर पालिका जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, को लेकर
आया कौन रहा था? हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां रहे थे और उनके स्वागत में हम क्या कर रहे थे? नगर पालिका भवन पर जो है झंडा फहराना चाह रहे थे। और झंडा फहराने के लिए हमने क्या किया? तो अंग्रेजों ने इसके लिए मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो हम क्या करने लग गए? हमने इसका विरोध किया। और जब विरोध किया तो ब्रिटिश अधिकारियों ने झंडे को निकाल दिया और झंडे को निकाल करके लातों से कुचला और साथ में उसे क्या है? उखाड़ करके फेंक दिया। और जब फेंक दिया गया तो ये बात पूरे के पूरे भारत में फैल गई। और जब पूरे भारत में फैल गई तो इसके नेता के रूप में जो है उभर करके आए सुंदरलाल। या देखते हैं लीडर कौन कौन है। लीडर या नेता, पहले नेता हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। दूसरे लीडर के रूप में हमको दिखाई देंगे यहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। यहीं पर नाथूराम मोदी। आदि नेताओं ने क्या किया? इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। और नरसिंहदास अग्रवाल, नरसिंहदास अग्रवाल आदि लोगों ने क्या किया? इस पर पार्टिसिपेट किया। और जब पार्टिसिपेट किया गया तो क्या किया गया? इन लोगों ने जब इसका विरोध किया और झंडा फहराने को लेकर के डटे रह गए तो सुंदरलाल को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा चलाया। पंडित सुंदरलाल को गिरफ्तार किया गया और इन पर क्या किया? मुकदमा चलाया। और इस मुकदमे के परिणाम स्वरूप जो इसका जो रिजल्ट निकल करके आया, पंडित सुंदरलाल, इस नाम को हमेशा याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल। ठीक है, इनको इन पर मुकदमा चला और मुकदमा चला करके 6 माह की कैद की सजा दी गई। इनको जो है 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से आता है। झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ था? जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इसके सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल। सुंदरलाल ने जब क्या किया? झंडा सत्याग्रह किया तो इन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 6 माह की सजा सुनाई गई। 6 माह की कैद की सजा मिलती है सुंदरलाल चौहान जी को। और यहीं से जो है ये झंडा सत्याग्रह अब क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। और इसी झंडा सत्याग्रह के दौरान जो है सरोजनी नायडू और साथ में मौलाना आजाद जी का जो है जबलपुर में आगमन होता है। इसी झंडा सत्याग्रह के दौरान याद रखिएगा कौन आया मध्य प्रदेश में? सरोजनी नायडू। दूसरे व्यक्ति हैं मौलाना आजाद का आगमन होता है मध्य प्रदेश में। और आगे चल करके इस झंडा सत्याग्रह ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात का निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे? झंडा सत्याग्रह को पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में फैला देंगे और पूरे मध्य प्रदेश में जाकर के इस झंडा सत्याग्रह का क्या कर देंगे? हम नाम करेंगे दूर दूर तक जो है। और इसी क्रम में आगे चल करके अगस्त के महीने में 18 अगस्त के दिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आप जो है झंडा सत्याग्रह कर सकते हैं और झंडा फहराने की अनुमति दे दी गई। और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस झंडा सत्याग्रह का जो प्रमुख बनाया वो बनाया जमुनालाल बजाज को। और जमुनालाल बजाज के अंतर्गत जो है झंडा सत्याग्रह चला। और इस झंडा सत्याग्रह का जो बाद में चल करके मेन केंद्र बना वो बन जाता है सेंटर पॉइंट नागपुर। तो झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश से शुरू होकर के कहां तक पहुंच जाता है? नागपुर तक पहुंच जाता है हमारा झंडा सत्याग्रह। ठीक है, कहां तक पहुंच गया? झंडा सत्याग्रह जो है
नागपुर तक पहुंच गया। नेक्स्ट आओ, अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखो मध्य प्रदेश का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है आंदोलन, वो आपको दिखाई देगा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब होगा, जब गांधी जी क्या कर रहे होंगे, नमक सत्याग्रह कर रहे होंगे, उसी समय आपको नमक सत्याग्रह दिखाई देगा। और नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930 को किया गया। और गांधी जी ने इसकी स्टार्टिंग कहां से की थी, तो नमक बनाने की शुरुआत जो है दांडी से करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह किया गया, स्थान कौन सा था या प्लेस, ये भी आपको जबलपुर दिखाई देगा। कहां से शुरू हुआ, जबलपुर से शुरू हुआ। इसके नेता कौन है या इसके लीडर कौन है, लीडर के रूप में आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी क्या चलाया गया, झंडा सत्याग्रह चलाया गया गोविंद दास जी के नेतृत्व में। और दूसरे यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे गोविंद दास जी के साथ पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। प्रसाद मिश्र अगले सत्याग्रही के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं दोनों के नेतृत्व में जो है जबलपुर में झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह चलाया गया। जब नमक सत्याग्रह आप इस रीजन पर देख रहे हैं, यहां पर जब नमक सत्याग्रह चल रहा है, इसी दौरान मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, ठीक है, कहां की बात करें हम, सिवनी जिले में, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी नमक आंदोलन चलाया गया दुर्गा शंकर जी के नेतृत्व में। यहां पर दुर्गा शंकर मेहता हैं। वर्तमान जो गांधी चौक है, गांधी चौक पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। यहां पर ये क्या करते हैं, नमक बना करके कानून तोड़ते हैं। तो गांधी चौक में जो है नमक बना करके कानून तोड़ दिया किसने, तो यहां पर दुर्गा शंकर जी जो है नमक बना करके कानून तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की बात है, ये हमारी जब नमक सत्याग्रह चल रहा है पूरे भारत में, उसी दौरान मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930, क्योंकि मार्च महीने में दांडी यात्रा चालू होती है, नमक सत्याग्रह चालू होगा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पर मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 1930 के दिन क्या किया गया, अंग्रेजों के आदेशों की अवहेलना करते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक आंदोलन चलाया गया। और उसी दौरान मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता जी के अध्यक्षता में, या दुर्गा शंकर मेहता जी ने क्या किया, सिवनी के गांधी चौक पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ दिया, मतलब ब्रिटिश की नीतियों का विरोध किया। ये एक प्रकार से विरोध के लिए है। जो आप सत्याग्रह देख रहे हैं, नमक बनाना है का मतलब ये नहीं कि ये नमक बनाया, इन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया। जैसे गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी जब दांडी पहुंचते हैं तो वहां पहुंच करके एक मुट्ठी भर नमक उठाते हैं। देखिए, ब्रिटिश को जब गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे और नमक कानून की अवहेलना करेंगे और क्या करेंगे, नमक बना करके कानून तोड़ेंगे, ब्रिटिश को लगा ठीक है तोड़ लो नमक, भाई कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लेकिन जब गांधी जी मूवमेंट कर रहे हैं और मार्च करते हुए कहां से जा रहे हैं, जब मार्च करते हुए साबरमती आश्रम से चालू होते हैं, दांडी के लिए जैसे ही मार्च करते हैं, तो इसकी जो तुलना की जाती है, इसकी तुलना नेपोलियन के रोम मार्च से की जाती है। ठीक है, तो ये हमको किस रूप में दिखाई दे जाएगा, जिस तरीके से नेपोलियन मार्च करता है उसी तरीके से गांधी का ये मार्च आपको देखने को मिलेगा। और गांधी जी के इस एक छोटे से आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता को क्या कर दिया, हिला दिया। अब देखिए, लोगों को क्या लग रहा था भारत के कि कोई बहुत बड़ी बात कर दी है गांधी जी ने, हमको क्या करना है, नमक बनाना है, नमक बनाना है, हर कोई लग गया।
बल्कि गांधी जी का मोटो नमक बनाना नहीं था। गांधी जी का मेन मोटो था वो यह था कि ब्रिटिश को इतने दिनों से कोई बड़े आंदोलन को उन्होंने देखा नहीं था और एक बड़ा आंदोलन लाना था। और इस आंदोलन के माध्यम से क्या किया गांधी जी ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता को एक कर दिया और उसे एक करके एक मंच पर ला दिया और एक नया मंच वापस प्रदान किया। और इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन हमारा अगले दौर में प्रवेश कर जाता है और हमारा आंदोलन भी अगले दौर में चल देगा। मतलब चलते हैं अब पंजाब मेल हत्याकांड, तीसरा इंपॉर्टेंट विद्रोह, पंजाब मेल हत्याकांड की बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, पंजाब मेल हत्याकांड। और यह घटना कब की है, तो यह घटना जो है 1931 की है। स्थान कौन सा था, खंडवा था। इसी को जो है आप क्या करिएगा, बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। इसके आगे की बातें जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं और कल हम जो है मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व को भी देख रहे होंगे और उन व्यक्तियों को देखते हुए हम उसको खत्म कर देंगे। जैसे प्रमुख आदिवासी नायक, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, मध्य प्रदेश के और प्रमुख आंदोलन, ये सारी बातें हम कल करेंगे। और कल करके जो है हिस्ट्री का चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा और परसों एंट्री कर जाएंगे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर के, सॉरी पॉलिटी को लेकर के। और उसमें देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, जिसमें शुरू करेंगे हम पंचायती राज व्यवस्था। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट। चलिए ठीक है, गुड नाइट चंद्रमौली जी, गुड नाइट निर्मल जी, गुड नाइट सोहम जी, गुड नाइट। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।